हेलो एवरीवन। तो इंडियन इकोनॉमी की इस सीरीज में आज हम पढ़ेंगे पॉवर्टी इन इंडिया, मतलब भारत में गरीबी। तो इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी करंट अफेयर्स वाले डेटा लेटेस्ट अभी तक उपलब्ध थे, अवेलेबल थे, उन सबको इसमें डाल दिया गया है। इसको पूरा करने के बाद इस डिटेल्ड टॉपिक पर आपका सारा कंटेंट एक जगह इकट्ठा हो जाएगा। इसके अलावा आपको कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ये टॉपिक इकोनॉमी में तो रिलेवेंट है ही, इसके अलावा आपको ये सोशल प्रॉब्लम्स जो पेपर GS2 में आती हैं उसमें भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट ये होता है। इसलिए हमको इस मल्टी डायमेंशनल टॉपिक को थोड़ा डिटेल में समझना है और इसके सारे एस्पेक्ट को हम आज क्लियर करेंगे। इससे से रिलेटेड टॉपिक होता है बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट और क्षेत्रीय असंतुलन, रीजनल इम्बैलेंस। उसको हम अगले टॉपिक्स में पढ़ेंगे। तो शुरुआत करते हैं कुछ लेटेस्ट करंट अफेयर्स वाले डेटा से जो वर्ल्ड बैंक ने जारी किया था, ठीक ना। और ये वर्ल्ड बैंक का डेटा अवेलेबल है ऑलरेडी, हालांकि ये जो डेटा है 2012 का डेटा है। तो वर्ल्ड बैंक ने बोला था 2012 में कि भारत में लगभग 27 करोड़ लोग गरीब हैं और कुल गरीबों में से 62% जो गरीब हैं केवल 7 लो इनकम वाले राज्यों से आते हैं। और ये जो लो इनकम वाले राज्य हैं ये कुल पॉपुलेशन का 45% जनसंख्या को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक ना। तो कम जनसंख्या को रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब उन राज्यों की अधिकतम जनसंख्या कैसी है, गरीब है। और कुल गरीब जो है भारत में उससे 80% गरीब जो है वो ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं। मतलब यदि 10 लोग भारत में रहते हैं और यदि 8 लोग जो होंगे उसमें वो ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोग हैं। और ओवरऑल हम यदि बात करें 27 करोड़ की, तो इसकी 5 गुना जनसंख्या है भारत की। तो ये हम कह सकते हैं कि हर 5 में से एक आदमी क्या है, गरीब है। अगर हम राज्यों की बात करें तो सबसे ज्यादा गरीब जो है भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में है, जिसमें लगभग 6 करोड़ लोग हैं, ठीक है ना। उसके बाद आता है बिहार जहां पर 3.6 करोड़, उसके बाद मध्य प्रदेश लगभग 2.4 करोड़ लोग आएंगे। तो आप जिस भी राज्य से संबंधित हैं आप उससे ये फैक्ट याद रख सकते हैं कि आपके राज्य में स्थिति क्या है। तो मध्य प्रदेश के लिए जो है 2.4 करोड़ गरीब है। ये 2012 का डेटा है वर्ल्ड बैंक का, ठीक है ना। अगर हम कास्ट वाइज सेंसस को देखें तो क्योंकि ये डेटा भी बहुत महत्वपूर्ण है, तो कुल आबादी में से देखिए आप तो ST के लगभग आधे लोग गरीब हैं। मतलब जितने भी ST के लोग हैं लगभग उसमें 43% लोग गरीब हैं। कुल SC की जनसंख्या लगभग 29% लोग भारत में गरीब हैं और कुल OBC की 21% लोग गरीब हैं। चूंकि OBC बहुत बड़ी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है, तब भी देखिए कि 21% लोग गरीब, ये बहुत ज़्यादा अमाउंट को शो करता है। और बाकी के 12% अदर्स आते हैं। अगर कुल जनसंख्या में हम देखें तो 28% टोटल पॉपुलेशन आती है SC और ST की, लेकिन जब पुअर में हम बात करें तो ये मिलकर लगभग 43% पुअर को बनाते हैं। तो ये दिखाता है कि भारत में SC ST के लोगों की स्थिति क्या है, बहुत गड़बड़ है। अगर हम खर्च करने की बात करें तो देखो गरीब लोग जो है, ये रेड वाला नॉन पुअर गरीबों को दर्शाता है और नीला वाला नॉन गरीबों को, मतलब ये गरीबी से ऊपर है जो उनको दर्शाता है, ठीक है। तो ये डेटा ये बताता है कि ये लोग कहाँ खर्च करते हैं। तो गरीब लोग जो होते हैं लगभग 56% पैसा अपना केवल खाने पर खर्च करते हैं, ठीक है ना। जबकि जो गरीब नहीं है वो 47% जो है पैसा खाने पर खर्च करते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर गरीबों की आय बढ़ती है तो सबसे पहले वो अच्छा खाना खाना चाहता है, तो अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए बेहतर खाना देना चाहता है, ठीक है ना। तो जैसे कि चावल के, दाल है, इन सब की गुणवत्ता है, मिल्क है, डेयरी प्रोडक्ट है, इनकी जो खपत है वो बढ़ जाती है। तो बाजार में जो है जो कंजम्पशन जो होता है वो अचानक से इंक्रीज होता है। जो खपत होती है खाद्य पदार्थों की खपत बाजार में ये दिखाता है कि गरीबों के पास पैसा पहुंच रहा है या बढ़ रहा है, ठीक ना। इसके अलावा देखो फ्यूल और लाइट पर भी जो है, आवासीय सुविधा पर भी 13% गरीब लोग ज़्यादा खर्च करते हैं। और बाकी अन्य सुविधाओं में देखें और हेल्थ और एजुकेशन में देखें तो ये लोग कम खर्च करते हैं और बाकी लोग, अमीर लोग ज़्यादा खर्च करते हैं हेल्थ और एजुकेशन पर। तो गरीब मुख्य रूप से भोजन पर खर्च करता है। अगर राज्यों वाइज स्थिति देखें तो सबसे ज्यादा गरीब जो है इन 4 राज्यों में आते हैं, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। अगर हम राज्यों वाइज बात करें तो इन 4 राज्यों में सबसे ज्यादा गरीब आते हैं। पहला है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड। ये 4 राज्य ही जो हैं इनकी लगभग 40% के आसपास पॉपुलेशन जो है वो गरीबी रेखा को बिलोंग करती है। ये बात मैंने आपकी पहले ही बताई थी कि जो 7 और 8 लो इनकम वाले राज्य हैं उनसे लगभग 50% पॉपुलेशन पूरे देश की जो है वो गरीबी वाली आती है। इसके अलावा राजस्थान, गुजरात, और ये जो भी आप रेड और येलो देख रहे हैं ये खराब स्थिति को दर्शाते हैं। और बाकी जो ग्रीन है वहाँ 10% से भी कम पॉपुलेशन जो है वो गरीबी रेखा है। दक्षिण भारत और उत्तर भारत में जो ऊपरी हिस्सा है, चाहे पंजाब है, हरियाणा है,
हिमाचल है, जम्मू एंड कश्मीर, ये स्थिति बेहतर है। बाकी मध्य के गंगा घाटी के पूरे राज्य हैं और जो पूर्वोत्तर भारत है उसकी स्थिति भी बहुत खराब है। इसमें जो भी राज्य आपके लिए महत्वपूर्ण हो उनकी डेटा लिख लेना। जैसे कि मध्य प्रदेश में लगभग 40% लोग गरीबी रेखा में आते हैं। ये 2015-16 का सर्वे है, ठीक है। इसके अलावा देखो गरीबी घटने की रेट क्या है, जितनी ज़्यादा रेट से घट रही गरीबी उतना अच्छा होता है। तो सबसे कम कहाँ घट रही, तो देखिए लगभग 5% रेट से घटी है और ये डाटा है 2005 से 2015 के बीच में, ठीक है ना। क्योंकि वर्ल्ड बैंक ने हमारी बहुत तारीफ की थी कि भारत ने 2005 से 15 के बीच में 10 वर्षों में लगभग 27 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर लाया। तो अगर हम राज्य वाइज इसको देखें हम कि जो 27 करोड़ गरीबी रेखा से बाहर आए हैं, इसमें राज्यवार स्थिति देखें तो सबसे खराब स्थिति में रहे हैं। देखो आपका रहा है मध्य प्रदेश, बिहार और झारखंड, ये 3 राज्य बहुत खराब स्थिति में रहे हैं। इसके अलावा बाकी भी हैं जो उससे बेहतर रहे हैं लेकिन फिर भी खराब माना जाएगा। यहाँ केवल 5% से गरीबी गई, जबकि केरला तरफ देखें तो 22% तक से गरीबी गई है इस कार्यकाल के दौरान। अब हम गरीबी को समझने की कोशिश करते हैं। तो गरीबी देखो एक ऐसी स्थिति को दर्शाती है, एक ऐसी अवस्था है जब किसी भी व्यक्ति के पास वित्तीय संसाधनों की कमी रहती है कि वो जीवन स्तर के न्यूनतम स्तर के लिए भी आवश्यक धन की पूर्ति नहीं कर पाता है, ठीक है ना। तो सपोज हमने एक बास्केट ऐसा रखा और इस बकेट में मैंने वो सब कुछ रख दिया जो 1 महीने के लिए आपको जरूरी है, 1 महीने के लिए। तो इसमें कुछ खाने के आइटम आएंगे, इसमें हो सकता है कुछ शिक्षा पर खर्च करोगे आप, कुछ आप चिकित्सा पर खर्च करोगे और सब चीज़ें भर के रख दी। और इस बकेट का मैंने मूल्य निकाला कि लगभग 750 रुपये से मूल्य है और ये 1 माह के लिए है। तो ये 750 रुपये न्यूनतम आवश्यकता है अपने देश की। अगर आप उसको देश में खाना खाना है, न्यूनतम शिक्षा और न्यूनतम चिकित्सा चाहिए, तो इसका खर्च जो पूरे भारत में 750 रुपये प्रति माह निकल के आता है। तो ये जो है इसको मिनिमम लाइन घोषित मैंने कर दिया। अगर आप इस लाइन के नीचे आओगे, अगर आप 700 रुपये 750 रुपये महीने की नहीं आपके पास आ पा रहे हैं, यदि नहीं कमा पा रहे हो, तो आपको क्या माना जाएगा, गरीब माना जाएगा। तो ये एक स्थिति को दर्शाता है जब आपके पास जो वित्तीय संसाधन है, जो फाइनेंशियल रिसोर्सेस हैं, वो इतने कम हैं कि आप एसेंशियल गुड्स और सर्विसेज भी नहीं खरीद पा रहे हो। तो पूरी दुनिया के लिए इसका जो डेटा है, जो इसका जो तरीका होता है कैलकुलेट करने का, वो अलग अलग होता है। वर्ल्ड बैंक ये कहता है कि दुनिया की 8% पॉपुलेशन गरीब है और दुनिया में इन्होंने देखो डॉलर के आधार पर ये तय कर रखा है कि यदि एक दिन में आप $1.9 नहीं कमाते हो तो आप गरीब माने जाओगे। और इस आधार पर $1.9 पर डे नहीं कमा सकने वाले दुनिया में 8% लोग हैं, ठीक है ना। और इस आधार पर तो देखो भारत में लगभग 76.7 करोड़ लोग पूरी दुनिया में आ जाते हैं। और उसमें से भारत में कितने, लगभग 26.8 करोड़ लोग जो है भारत में गरीब माने जाएंगे इस स्तर के आधार पर। हालांकि हम इस स्तर को नहीं मानते, ये वर्ल्ड बैंक का स्तर है जो पूरी दुनिया में वो कंपैरिजन करने के लिए उपयोग करता है कि $1.90 आपको प्रतिदिन कमाना चाहिए। अगर उससे आप नहीं कमा पाते हो तो आप गरीब माने जाओगे। तो इस जनसंख्या की गणना के आधार पर दुनिया की 8% जनसंख्या और लगभग 76.7 करोड़ लोग गरीब हैं और भारत में लगभग 26.8 करोड़ लोग गरीब हैं। इसलिए कहा जाता है कि पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा गरीबों की संख्या के मामले में जो है भारत सबसे आगे आ जाता है, जो बहुत खराब स्थिति को दर्शाता है। अब भारत में हम गरीबी के कैलकुलेशन की बात करें तो देखो सबसे पहले दादा भाई नौरोजी ने अपनी जो बुक आई थी उनकी पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया, इसमें सबसे पहले कोशिश की थी, कैलकुलेशन की थी पॉवर्टी की, गरीबी की। और उन्होंने बताया था कि लगभग प्रतिवर्ष व्यक्ति की आय है भारत में 16 से 35 रुपए पर ईयर। उसके बाद नेशनल प्लानिंग कमेटी बनी थी 1938 में, जिसके चेयरमैन थे जवाहरलाल नेहरू। इन्होंने 15 से 20 रुपए पर माह के आधार पर गणना की थी कि इतनी आई है भारत में आय। फिर बॉम्बे प्लान बना था 1944 में, उन्होंने 75 रुपीज पर ईयर की गणना की थी। आज़ाद भारत में एक जो प्रमुख प्रयास हुआ था उसके लिए अलग कमेटी बनी थी 1979 में, और इन्होंने जो है सबसे पहले न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट, जो पोषण का स्तर है उसके आधार पर कि न्यूनतम कितना पोषण आपको चाहिए डेली, उन्होंने कैलोरी में बताया था। तो आपने कैलोरी में सुना होगा कि 2000 कैलोरी शहरी स्तर पर और 2200 कैलोरी जो है अर्बन स्तर पर यदि आप लेते हैं तो आप गरीब नहीं हैं। तो ये कैलोरी का मतलब क्या है, आपकी भोजन की मात्रा और
उपलब्धता से है। तो सबसे पहले अलग कमेटी ने बताया था 1979 में, और उन्होंने बताया था कि कंजम्पशन के लिए जो भी आप खर्च करते हो, मतलब खरीद जो कंज्यूम करने के लिए, खाने के, पीने के लिए, रखने के लिए, पहनने के लिए, ओढ़ने के लिए, रहने के लिए, वो सब कंजम्पशन का जो एक्सपेंडिचर है वो उसके आधार पर तय किया जाना चाहिए, और पोषण स्तर को भी आधार मानना चाहिए। और पहली बार इन्होंने ग्रामीण और शहरी स्तर पर पॉवर्टी को अलग अलग आधार तय करने की बात कही। इसके अलावा फिर लकड़वाला कमेटी बनी थी 1993 में, इन्होंने भी कैलोरी कंजम्पशन को जो है प्रमुख आधार माना था। हालांकि आप ध्यान रखो, यहाँ पर अभी तक किसी ने शिक्षा और चिकित्सा को जो है काउंट में नहीं लिया है। अभी तक केवल जो न्यूट्रिशन की ही बात की जा रही है। इसलिए जो है ये कमिटीज के जो कैलकुलेशंस थे वो बहुत सही नहीं आ रहे थे और बहुत क्रिटिसाइज किए जा रहे थे। आपसे ये पूछा जा सकता है कि ये कमेटी किस टॉपिक से संबंधित है, तो याद रखना अलग कमेटी और लकड़वाला कमेटी जो है गरीबी के आकलन से संबंधित है। जो दो प्रमुख कमेटियां हैं जो आपका डेटा आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, वो है एक तेंदुलकर कमेटी जो 2009 में बनी थी। तो पुरानी प्रॉब्लम मैंने आपको बता दी कि उन्होंने शिक्षा, एजुकेशन और चिकित्सा को काउंट नहीं किया था, क्योंकि उस समय ये उम्मीद की जा रही थी और सारी समितियां मान के चल रही थी कि शिक्षा और चिकित्सा जो है राज्य तो फ्री दे ही रहा है, गवर्नमेंट के द्वारा फ्री स्कूल, फ्री चिकित्सालय, हॉस्पिटल्स खोले गए हैं, तो वो आवश्यकता जो है लोगों की वो पूर्ति वहां से हो रही होगी। लेकिन सारी डेटा एनालिसिस के बाद मालूम चला कि ना एजुकेशन मिल पा रहा है, ना चिकित्सा मिल पा रही है। तो तेंदुलकर कमेटी जो 2009 में बनी, सबसे पहले इन्होंने ये बोला कि कैलोरी कंजम्पशन तो बेस कैलकुलेशन होने चाहिए, उसके साथ साथ जो नॉन फूड आइटम्स हैं जैसे कि एजुकेशन है, हेल्थ है और फ्यूल है, इनको भी आधार बना के जो है हमें एक बास्केट तय करनी चाहिए। क्योंकि पहले की बास्केट में केवल खाने को आधार माना जा रहा था कि केवल आप खाना यदि आप इकट्ठा कर पा रहे हो और खरीद पा रहे हो, जिंदा हो, तो वो सफिशियंट है आपको। लेकिन इन्होंने बोला नहीं, ऐसा नहीं है। खाने के अलावा शिक्षा, चिकित्सा और ईंधन जो है इसकी भी कुछ मात्रा, इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें थी, उन सबको जोड़ के एक बास्केट बनाओ, इस बास्केट का मूल्य तय करो और वो मूल्य जो है प्रतिदिन और प्रति माह के हिसाब से हम इसका मुंह निकालेंगे और उससे कम जो भी आएगा उसको हम बोलेंगे कि वो गरीब है। तो ये जो बास्केट तैयार हो जाती है इसको बोलते हैं पॉवर्टी लाइन बास्केट। तो पॉवर्टी लाइन बास्केट की सबसे पहले बात किसने की? तेंदुलकर कमेटी ने की और 2009 में बनी थी। इस कमेटी के बनने के बाद जो है गरीबी की आंकड़े आए और ये देखा गया कि लगभग 21% लोग गरीब हो गए भारत में। तो पूरे देश में जो है अब इन्होंने क्या किया था, शहरी और ग्रामीण स्तर पर रुपये तय कर दिए गए थे। वो रुपये क्या थे वो हम बताते हैं। तो देखिए यहाँ पर तेंदुलकर कमेटी ने बोला था कि अगर ग्रामीण स्तर पर आप 27 रुपये कमाते हो प्रतिदिन और शहरी स्तर पर 33 रुपये कमाते हो तो आप गरीब नहीं हो। और इस आधार पर भी केवल 21% लोग गरीब आ रहे थे। हालांकि ये 2011 के जनसंख्या के हिसाब से था, ठीक है ना। तो ये इसकी बहुत क्रिटिसिज्म होने लगा कि ये बहुत कम, मतलब कि पॉवर्टी बहुत ज़्यादा आ गई, ये क्रिटिसाइज होने लगा। तो प्लानिंग कमीशन ने क्या किया, इन्होंने बोल दिया कि नहीं, जो ग्रामीण रूरल स्तर पे है 22 रुपये पर डे आ रहा है। मतलब जो तेंदुलकर कमेटी 27 रुपये बता रही है वो ज़्यादा बता रही है, एक्चुअल 22 रुपये होना चाहिए, ठीक है ना। तो फिर से इसका बहुत क्रिटिसिज्म होने लगा। तो सरकार ने फिर रंगराजन कमेटी की एस्टेब्लिशमेंट किया कि रंगराजन एक फिर से कमेटी बना रहा है, वो फिर से स्टडी करेगी कि भारत में पॉवर्टी की स्थिति क्या है। तो दो प्रमुख कमेटियां सबसे इंपॉर्टेंट हैं और बहुत जो जरूरी पूछी जाती हैं, वो एक तो तेंदुलकर कमेटी है 2009 में, जिसने सबसे पहले पॉवर्टी लाइन मतलब गरीबी रेखा की जो बास्केट है, वो गरीबी रेखा की बास्केट जो सबसे पहले किसने बात की, तो वो तेंदुलकर कमेटी ने बात की। इसके बाद सरकार ने जो है ग्रामीण स्तर पर जो रुपए उन्होंने बताए थे उससे कम करके 22 कर दिया। तो फिर से क्रिटिसिज्म होने लगा कि 22 रुपये एक दिन में आदमी नहीं कमा रहा है तो अब गरीब नहीं बोल रहा हो। इसका मतलब यदि मैं 23 रुपये कमा रहा है कोई व्यक्ति तो वो सरकार की नज़र में गरीब नहीं है, और 21 रुपये कमा रहा है तो वो गरीब है। तो ये अंतर जो है इतना मामूली है। और क्या देश की स्थिति ऐसी है कि 23 रुपये में आप एक दिन का गुजारा कर सकते हो? तो इस कारण बहुत क्रिटिसिज्म हो रहा था। तो फिर से रंगराजन कमेटी बनी 2012 में। इन्होंने भी देखो फूड और नॉन फूड एक्सपेंडिचर को अलग अलग कर दिया, शहरी और ग्रामीण स्तर के लिए अलग अलग इन्होंने जो पैमाना था वो लेके आए, और इन्होंने साथ साथ में हेल्थ एजुकेशन को भी काउंट किया। तो कैलोरी का जो पैमाना इन्होंने बताया था वो था 2090 कैलोरी अर्बन एरिया के लिए, शहरी क्षेत्रों के लिए, और 2155 कैलोरी था ग्रामीण स्तर के लिए। अगर इससे आप कम कंज्यूम कर रहे हो डेली तो आपको गरीब माना जाएगा। तो रुपयों में यदि हम कंपैरिजन करते तो देखो, तो रंगराजन कमेटी ने तो डेटा दिया तो उसको थोड़ा सा बढ़ा दिया इन्होंने। हालांकि इन्होंने बोला कि ग्रामीण स्तर पर अगर आप 32 रुपये प्रतिदिन कमा रहे हो तो आप गरीब नहीं हो, अगर 32 से ऊपर हो तो आप ठीक है, 32 रुपये से कम हो तो आपको गरीब माना जाएगा। ऐसे शहरी स्तर पर अगर 47 रुपये प्रतिदिन कमा रहे हो तो गरीब नहीं हो आप, अगर उससे कम कमा रहे हो तो आप गरीब हो। और इस आधार पर जो टोटल जनसंख्या निकल गई वो थी 29%। तो और ये जो है डेटा
ये और बढ़ गया। तो इस कारण सरकार का बहुत विरोध हुआ कि इतनी ज़्यादा पॉवर्टी के कैलकुलेशन में प्रॉब्लम क्यों हो रही है और ये दोनों कमेटी के जो कैलकुलेशन में इतना अंतर क्यों आ रहा है। ये कमेटी बता रही है कि देश में 21% लोग पॉपुलेशन है जो गरीब है, और रंगराजन कमेटी बता रही है कि पूरे देश में 29% लोग गरीब हैं। तो अब ध्यान रखना, सरकार वर्तमान में जितने भी गरीबी के डेटा का उपयोग करती है तो वो तेंदुलकर कमेटी का ही उपयोग करती है। इसलिए आप बहुत सारे टेक्स्ट बुक में या जहाँ भी पढ़ोगे उसमें कहा जाता है कि भारत में 21% लोग गरीब हैं। लेकिन मैं आपको प्रॉब्लम बता देता हूँ कि सरकार ने 2011-12 के बाद से कोई भी रिपोर्ट नहीं दी है जो सरकार को बताती हो कि वर्तमान का गरीबी का डेटा क्या है। एक और 2017-18 में आपने प्रॉब्लम सुनी होगी, एक नेशनल कंज्यूमर एक्सपेंडिचर सर्वे की एक रिपोर्ट आई थी, और ये रिपोर्ट जो है CSO ने जारी की थी। और इस रिपोर्ट में गरीबी का डेटा लगभग बताया गया था कि 35% हो चुकी है बढ़ के गरीबी 2017-18 में। इसलिए सरकार ने इस रिपोर्टों को पब्लिश नहीं किया और बाद में जो है इसको दबा दिया। लेकिन बाद में ये रिपोर्ट जो है वो लीक हो गई, और लोगों ने ये बताया कि जो लीक रिपोर्ट थी उसमें ये डेटा था कि पॉवर्टी बढ़ के जो है 32% हो गई, इसलिए सरकार ने इसको पब्लिश नहीं किया है। तो ये बात हमको याद रखनी चाहिए कि सरकारें ऐसा करती हैं। अब प्रेजेंट में देखियो, गवर्नमेंट के पास कोई सी भी रिपोर्ट नहीं है जो लेटेस्ट डेटा बताती है 2011-12 के बाद कि देश में वर्तमान पॉवर्टी की स्थिति क्या है। ये नेशनल कंज्यूमर जो एक्सपेंडिचर सर्वे हुआ था 2017-18 में, उसकी रिपोर्ट जो आई थी उसमें 32% जनरली बताया गया था पॉवर्टी बढ़ के हो गई है। इसलिए सरकार को ये लगा कि मार्केट में बहुत विरोध होगा कि आपकी सरकार के टाइम पे ये बढ़ गई है, तो सरकार ने वो रिलीज ही नहीं की। इसके बाद देखो तो हो क्या रहा है ओवरऑल, तो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, इसको मॉस्पी कहते हैं, वो पूरा काम देखती है इन सबका। इनके अंडर में देखो सर्वे कराए जाते हैं, तो नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस होता है जिसको हम NSSO कहते हैं, नेशनल सैंपल जो सर्वे ऑफिस है वो उसके द्वारा सर्वे कराए जाते हैं। तो ये सर्वे कलेक्ट करते हैं, पूरे देश से डेटा इकट्ठा करते हैं और डेटा इकट्ठा करके देते हैं टास्क फोर्स को जो नीति आयोग के द्वारा बनाया जाता है। तो नीति आयोग एक 14 मेंबर का टास्क फोर्स बनाती है, वर्तमान में वो गरीबी का आकलन करती है। हालांकि वो कोई भी रिपोर्ट अभी तक पब्लिश नहीं की है जो ये बताती हो कि वर्तमान स्थिति गरीबी की क्या है। तो अब ये नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस किस चीज का डेटा कलेक्ट करता है, तो ये कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करता है, मतलब उपभोग व्यय, इसको कहेंगे उपभोग व्यय का डेटा जो रहता है वो कलेक्ट करता है NSSO। अब उपभोग क्या का मतलब क्या है, देखो प्रत्येक व्यक्ति जो है, देखो गरीबी का आकलन 2 आधार पर किया जा सकता है। पहला आधार होता है आय, इनकम के आधार पर कि व्यक्ति की इनकम कितनी हो रही, और दूसरा होता है उपभोग के आधार पर। ठीक है, तो अगर महीने की आपकी सैलरी हम जाने हर व्यक्ति से पूरे देश में कि सैलरी क्या है, उसके आधार पर बता दें कि मान लो कि 5,000 से कम है सैलरी तो आप गरीब माने जाओगे फॉर एग्जाम्पल। ठीक है ना, लेकिन ये क्राइटेरिया जो है पहले उपयोग होता था लेकिन अब उपयोग नहीं होता। अब जो है उपभोग के लिए जो हम कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है डेटा है ये उपयोग करते हैं कि आपकी सैलरी इंपॉर्टेंट नहीं है, हम ये जानना चाहते हैं सैलरी का कितना पैसा आपने अपने उपभोग पर खर्च किया है। उपभोग पर खर्च का मतलब समझते हैं कि आपने अच्छा खाना पे खर्च किया है, आपने ईंधन पे खर्च किया है ना, और अपने रहन सहन पर खर्च किया है, वो है आपका उपयोग का डेटा। क्योंकि आपकी सैलरी ज़्यादा हो तब भी जरूरी नहीं कि आपका पैसा इन सब चीज़ों में खर्च हो रहा हो। जैसे किसानों की स्थिति को हम देखें तो किसान मान लो उसकी वार्षिक आय 1 लाख रुपए हो रही है, लेकिन उसकी पिछले साल की 2 फसल खराब हो चुकी थी, ठीक है, उसको 2 लाख का उस पर वो लोन लिया हुआ था, कर्ज था उसका, तो ये 1 लाख की आय की वैल्यू है क्या? नहीं है वैल्यू। तो अगर आप 1 लाख को देखो कि आय इसकी 1 लाख है तो आप समझोगे तो बहुत अच्छी स्थिति में है, लेकिन 1 लाख रुपए उसने कह दे दिया कर्ज में, इसके बाद फिर से कितना बचा? 0। तो ये इसको गरीब माना जाएगा भले इसकी आय 1 लाख रुपए है। तो इसलिए जो सैलरी वाला जो क्राइटेरिया होता है वो बहुत अच्छा नहीं माना जाता है। दूसरा, भारत में जो देखो आय के जो साधन भी होते हैं और सैलरी जो होती है वो फिक्स नहीं होती, क्योंकि अधिकतर पॉपुलेशन इनऑर्गेनाइज सेक्टर से आती है, असंगठित क्षेत्र पे, जिसमें क्या होता है कि फिक्स सैलरी नहीं होती कि कितनी सैलरी आएगी, कम ज्यादा भी होती रहती है। इसलिए ये जो सैलरी वाला डेटा है ये ऊपर नीचे होता रहता है और सही डेटा नहीं देता है। इसलिए हम देखते हैं उपभोग को कि कितने % जो पैसा है आप खाने पर खर्च कर रहे हो, तो परिवार से पूछा जाता है कि एक महीने में आपने कितना खर्च किया किस चीज में, तो खाने में, रहने में, ईंधन में, रहन सहन में। तो ये सब जो है कंजप्शन के डेटा के आधार पर जो है नीति आयोग का जो टास्क फोर्स है, वर्तमान में टास्क फोर्स ही गरीबी का आकलन करता है, हालांकि कोई सा भी डेटा ये बाहर रिलीज नहीं करते हैं। ठीक है, तो इसके आधार पर हमने क्या कर दिया, इसके आधार पर हमने जो है हमने एक मिनिमम लेवल कंजम्पशन का जो है वो बना दिया कि ये मिनिमम लेवल होना चाहिए, इससे कम है तो वो उसको हम पॉवर्टी लाइन
तो इसके आधार पर हमने बता दिया कि ये पॉवर्टी लाइन है, कम से कम इतना उपभोग तो आपको करना ही चाहिए। ये किसके आधार पर किया हमने, यही जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर डेटा था, उपभोग व्यय का डेटा एनएसएस ने सर्वे किया और टास्क फोर्स ने बता दिया कि ये पॉवर्टी लाइन होगी। तो इस लाइन के देखो जो भी ऊपर रहेगा उसको हम कहेंगे एपीएल, मतलब अबव पॉवर्टी लाइन, मतलब गरीबी रेखा से ऊपर, और जो भी उसके नीचे आएगा उसको हम कहेंगे बीपीएल, मतलब बिलो पॉवर्टी लाइन। यही बीपीएल के जो डेटा है अलग अलग आते रहते हैं। सरकार ने बहुत सारी कमिटीज के द्वारा इसको जो है इसको कैलकुलेट करने की कोशिश की है, और इसका आधार क्या होना चाहिए इस पर लेकर लगातार डिबेट होते रहते हैं। तो देखो दो टाइप की गरीबी होती है, दो प्रकार होते हैं। पहला होता है एब्सोल्यूट पॉवर्टी, दूसरा होता है रिलेटिव पॉवर्टी। एब्सोल्यूट का मतलब होता है पूर्ण रूप से निर्धनता, और दूसरी होती है सापेक्षिक निर्धनता। तो पूर्ण रूप से निर्धनता वही है जो हम उपयोग करते हैं देश में। तो कैसे उपयोग करते हैं कि भाई आपके पास वास्तव में ऐसे साधन नहीं है कि आप भोजन, आश्रय, आवास का जो न्यूनतम स्तर है उसको आप खरीद पा रहे हो। तो बुनियादी जो मानक है, जो नेसेसरी लेवल है, चाहे हाउस होल्ड इनकम का, ठीक है ना, जो मिनिमम बेसिक लिविंग स्टैंडर्ड है, जैसे फूड है, शेल्टर है, हाउसिंग, रोटी कपड़ा मकान, इतनी चीजें आप भी नहीं ले पा रहे तो आपको बता जाएगा कि पूर्ण रूप से निर्धन हो, मतलब वास्तविक निर्धनता आपको है, मतलब एब्सोल्यूट पॉवर्टी है। दूसरी होती है रिलेटिव पॉवर्टी। तो सापेक्षिक सामाजिक दृष्टिकोण में ऐसा होता है कि आप आसपास के लोगों से कंपैरिजन करते हैं और उसके आधार पर तय करते हैं कि आप पुअर हो कि नहीं हो, ठीक है ना। तो इस सोशल पर्सपेक्टिव के आधार पर देखिए दिखाया जाता है कि लिविंग स्टैंडर्ड क्या है आपका। तो ठीक है, जैसे कि हम ऐसे समाज में रहते हो कि जहां एक आदमी के पास 2 व्हीलर है और एक आदमी के पास साइकिल है, तो हो सकता है कि साइकिल वाले के पास भी घर है, खाना है और एक साइकिल है, लेकिन उसको ये लगेगा कि जिसके पास गाड़ी है मैं उससे क्या हूं, गरीब हूं। तो वो एब्सोल्यूट पॉवर्टी नहीं है उसके पास रिलेटिव पॉवर्टी, सापेक्ष रूप से गरीब है कि आप देखो उसके पास 2 व्हीलर है, 4 व्हीलर है और मेरे पास साइकिल है, तो मैं एक सापेक्ष रूप से उसके हिसाब से गरीब हूं। ऐसे अमेरिका में जैसे होते हैं कि कोई खाना खा के आया तो बोले हम 3 स्टार रेस्टोरेंट में खा के आ गया है, तो सामने वाले बोले अच्छा मैं तो 5 स्टार में जाता हूं, तो उसको लगेगा कि यार मैं तो गरीब हूं। तो वास्तव में वो गरीब नहीं है, लेकिन सापेक्ष रूप से एक सामाजिक दृष्टिकोण के मामले में उसको गरीब माना जाता है। तो गरीबी का एक पूरा चक्र होता है कि देखो आप काम कर रहे हो, आपके पास लो इनकम है, मतलब आपको उतनी पर्याप्त, जैसे मजदूर होते हैं तो उतने पैसे नहीं मिलते उनको, तो जब लो आय ही इनकम होती है तो वो सेविंग भी नहीं कर पाते, बचत भी कम होती है, बचत कम होती है तो कहीं वो इन्वेस्ट भी नहीं कर पाते कि पैसा बढ़ जाए, ठीक है ना। तो जब पैसा इन्वेस्ट नहीं होता है तो इकोनॉमिक एक्टिविटी भी कम होती है समाज में, और फिर से इकोनॉमिक एक्टिविटी कम होंगी तो उनको आय उनकी बढ़ेगी कैसे, तो लो इनकम ही रहेगी। तो ये पूरा पॉवर्टी का ट्रैप बना हुआ है। अब लो इनकम है उनकी, तो ना वो अपनी एजुकेशन कर पाएंगे, ना वो हेल्थ मिल पाएगी उनको, तो ना उनके बच्चों का सही तरीके से विकास हो पाएगा। यदि शिक्षा वगैरह करते तो अच्छे कॉलेज में जाते तो उनके जॉब के अच्छे चांसेस मिलते, समाज का नॉलेज होता, सब चीजें, और ये सब नहीं हो पाएगा तो कम उत्पादकता रहेगी, कम उत्पादकता रहेगी तो वहीं आसपास रह के कोई लो स्किल सीख के वो वहीं कोई काम करता रहेगा और फिर वो लो इनकम ही रहेगी उसमें भी, ठीक है ना। तो ये पूरा चक्र चलता रहता है। तो ये आंतरिक चक्र है, ये बाहरी चक्र है, ठीक है ना। तो ये इस तरीके से आदमी फंसा रहता है गरीबी के चक्कर में। तो गरीबी के कारण क्या है, देखो कारण बहुत सारे हो सकते हैं। हम सबको देखो जनसंख्या विस्फोट बहुत बड़ा कारण हो सकता है, एग्रीकल्चर जो कृषि है वो उत्पादक नहीं है, ये कारण बहुत बड़ा कारण है। जो सोर्सेस हैं उनका सही तरीके से उपयोग नहीं हो रहा, जैसे कि भारत में जनसांख्यिकी लाभांश है, बहुत बड़ी जनसंख्या है, युवा हमारे देश की 27 साल हमारे देश की औसत आयु है, लेकिन भी जो भी मानव पूंजी है उसका सही तरीके से इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है। इन्फ्लेशन हो जाती है, तो इन्फ्लेशन का मतलब आप समझ पा रहे हैं क्या होता है कि देखो इन्फ्लेशन का मतलब ये होता है कि सपोज मेरी आय जो है, मेरी आय आज 4 रुपए है, ठीक है ना। ये है 2020 की बात कर रहा हूँ, या 2018 की बात कर रहा हूँ, यहाँ 2020 की बात कर रहा हूँ। मेरी आय है 4 रुपए और मुझे पार्ले जी का बिस्किट खरीदना है, ठीक है ना। तो वो 4 रुपए का आता है तो मैं खरीद पा रहा हूँ। 2020 में ये बिस्किट की कीमत बढ़ के हो गई 6 रुपए, ठीक है ना। लेकिन मेरी आय जो है, आय बढ़ी है 5 रुपए। तो पहले जब 4 रुपए की कीमत थी तब मैं इसको खरीद पा रहा था, आज 5 रुपए हो गई, मेरी आय तो बढ़ी है जिस स्तर से, लेकिन जिस स्तर से मेरी आय बढ़ी उस स्तर से ज्यादा स्तर से कीमतें बढ़ी हैं। तो कीमत और आय का ये अंतर ही महंगाई कहलाता है। तो आपकी आय भी उसी स्तर से बढ़ती है यदि, तो आपको महंगाई की प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि अगर आपकी आय भी 6 रुपए हो जाए तब भी आप खरीद पाते, कल भी खरीद पा रहे थे, लेकिन आपकी आय जो है वो 1 रुपए बढ़ी है लेकिन इसकी कीमतें 2 रुपए बढ़ी है। तो ये अंतर है, ये महंगाई कहलाता है। तो आम आदमी में बहुत फर्क पड़ता है। तो उस पॉवर्टी लाइन पे, हम जिस पॉवर्टी लाइन की बात कर रहे हैं उस पॉवर्टी लाइन के जो आसपास होते हैं उन पर महंगाई का बहुत फर्क पड़ता है। इसलिए आरबीआई को बहुत एक्टिव रहना पड़ता है महंगाई को समझने के लिए। इसलिए वो लगातार सीपीआई और डब्ल्यूपीआई का डेटा को एनालिसिस करते रहते हैं, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को, कि वास्तविक स्थिति क्या है। सीपीआई और डब्ल्यूपीआई पे हमने एक अलग से वीडियो बनाया है, आपने नहीं देखा है तो आप वो देख सकते हैं। लैक ऑफ कैपिटल एंटरप्रेन्योरशिप है, लोग अपने पैसा
खर्च करके बाजार में नहीं आना चाहते, नए उद्योग धंधों में स्थापित करें, एंटरप्रेन्योरशिप की फीलिंग होती है कुछ नया करने से। एलोन मस्क है तो पूरा का पूरा पैसा लगा देते हैं वो नए नए उद्योग धंधों में। उसके बाद देखो कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन है, औपनिवेशिक भी हमारा बहुत शोषण हुआ है। भारत को एक कच्चे माल के देश के रूप में उपयोग करते थे, वो कच्चा माल ले जाते थे विदेश, और वहां पर जो है विदेशों में ले जाकर क्या करते थे कि वस्तुओं का निर्माण करते थे, ठीक है ना, तो वस्तुओं को वापस फिर भारत में बेचते थे। तो ये पूरा चक्कर चलता रहा, तो भारत पूरी तरीके से खाली हो गया, ठीक है ना। कच्चा माल बहुत सस्ता लेते थे, तो बहुत सस्ता लेते थे, जो भी श्रम में थे, एग्रीकल्चर में थे, तो वो पूरी तरीके से उनको फायदा ही नहीं हुआ, वो इतने सस्ते में खरीदते थे, और खरीद में ले जाके वहाँ विदेशों में बेच, जैसे कपास ले जाते थे, तो कपास कपड़े बनते थे, वो कपड़ों को आगे फिर भारत में बेचते थे, तो डबल मुनाफा होता था। तो डबल मुनाफे का जो वो वही फायदा उठाते रहे, आम आदमी को फायदा नहीं हुआ। दूसरा, तो यहाँ इन वस्तुओं को, बनी हुई वस्तुओं को भारत लाए, तो यहाँ का जो उद्योग धंधा था वो चौपट हो गया। तो लोग उद्योग धंधा चौपट होने का वापस फिर कहाँ चले गए, फिर कृषि की तरफ चले गए। तो कृषि को भार देखो बहुत बढ़ेगा। तो पहले जो कृषक थे और वापस जो उद्योग धंधा बंद होने के कारण वो भी कृषि में चले गए। तो आज तक भारत में वो जनसंख्या को विस्थापित हम नहीं कर पाए हैं कि उन कृषि से हम वापस उनको कहाँ ले आए, उद्योग धंधों की तरफ ले आए। तो आज तक ये बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है कि जो प्राथमिक उद्योग हैं, जो प्राइमरी सेक्टर से हम सेकेंडरी में ले आए उनको, और सेकेंडरी से टर्सरी में ले आए, ठीक है ना। हालांकि भारत में सेवा क्षेत्र का विकास हुआ, लेकिन उद्योग धंधों का विकास तक नहीं हो पाया, क्योंकि हम एक प्रकार से फिर आयातों पर निर्भर हो गए, और आज पूरी तरीके से बाजार टूट गए, और विदेशी जो भी सस्ती देशों के बने हुए उत्पाद थे, उन्होंने बड़े स्तर पर उनको फैक्ट्री तैयार कर ली, वो सस्ते में बेच रहे हैं, ठीक है ना। क्लाइमेटिक फैक्टर होते हैं, क्योंकि एग्रीकल्चर डिपेंडेंसी है बहुत ज़्यादा, इस कारण से भी लोग लोन देते हैं, खेती करते हैं, लेकिन मान पता चला कुछ प्राकृतिक आपदा के कारण फसल चौपट हो गई, तो ऋण चक्कर में फंस गया, वो गरीब हो जाते हैं। अनऑर्गेनाइज सेक्टर में बहुत ज़्यादा सैलरियाँ फिक्स नहीं होती हैं, उतार चढ़ाव होते हैं मार्केट में, कभी कोई धंधा चल रहा, कोई नहीं चल रहा, ठीक है ना। सामाजिक कारण बहुत सारे, जैसे अशिक्षा है, करप्शन है, इन कारण से। उसके बाद इनएफिशिएंट सोर्स यूज ऑफ रिसोर्सेस है, तो ये सब चीज़ें भी होते हैं, सही तरीके से इस्तेमाल होना चाहिए। आज देखो कोल सेक्टर है भारत में, तो उसके लिए हमको एफडीआई को ओपन करना पड़ा कि विदेशी लोग भी आके भारत में कोल का काम कर पाए। एयर इंडिया का प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं, और विदेशों से बोल रहे हैं कि लोग आप खरीद लो इसको, एयर इंडिया को, क्योंकि भारत में सेविंग से लोग जो है आगे नहीं आ पा रहे हैं एयरलाइंस वगैरह में हेल्प करने के लिए। तो ऐसी कितनी सारी चीज़ें डूबी। पिछले साल ILFSC का क्राइसिस हुआ था, तब भी जो है LIC से पैसा दिलवाना पड़ा था इसको बाहर निकालने के लिए। तो ये सब जो प्रॉब्लम हमेशा से रही है दुनिया में। पॉवर्टी को नापने के बाद और भी कई क्राइटेरिया, तो वर्ल्ड बैंक के मैंने आपको बता दिया कि $1.9 प्रतिदिन का है। ऐसी हमारे यहाँ एशियन डेवलपमेंट बैंक भी है, इसको हम ADB कहते हैं। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने भी $1.5 प्रतिदिन का क्राइटेरिया बनाया हुआ है कि इससे कम यदि प्रतिदिन कोई भी नागरिक कमाता है एशिया का, तो उसको गरीब माना जाएगा इनकी नज़र में, ठीक है ना। गवर्नमेंट ने बहुत सारे स्टेप लिए इससे बाहर निकलने के, जैसे पहला था मनरेगा, 2005 में 100 दिन का रोजगार सरकार देंगी, ठीक है ना। हालांकि मनरेगा की बहुत बड़ी दिक्कत ये है कि इसमें भी बहुत, एक तो डेटा का सीडिंग की बहुत बड़ी समस्या आई है सामने, कि डेटा पहचानता नहीं है वो कोई काम करने वाला मजदूर आप ही हो, क्योंकि वो अंगूठा लगाते हैं तो मशीन में पहचान नहीं होती है आधार की, तो उनको पैसे उनको रुक जाते हैं। ये बहुत बड़ी समस्या रही है आधार की, ठीक है। और दूसरा, इस जो जितना पैसा देते हैं उसमें भी राज्यों वाइज बहुत अंतर है। दूसरा, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना है, इसकी शुरुआत 2015 में स्किल इंडिया मिशन की शुरुआत की थी प्रधानमंत्री जी ने, ठीक है ना। तो ये सब काम चल रहे हैं। प्रधानमंत्री जन धन योजना है, DBT ट्रांसफर के लिए कि सीधे अकाउंट में पैसा दिया जाए, अगर मनरेगा वगैरह का पैसा भी इसी में दिया जाए। नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन है, जिसको हम स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना की शुरुआत की गई थी 90s में, ठीक है ना। उसके बाद सरकार ने इसको 2011 में बना दिया नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन। वर्तमान में सरकार ने फिर इसका नाम बदल कर दिया है दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय, आपने नाम सुना हो तो, ग्रामीण स्वरोजगार योजना, तो वो यही है। फिर है प्रधानमंत्री आवास योजना है, तो ये रूरल भी है और अर्बन भी है, ग्रामीण भी है और शहरी भी है, तो सबके लिए आवास 2022 तक का प्लान इसमें सरकार का है। तीसरा है नेशनल अर्बन लिवलीहुड मिशन, शहरी स्तर पर भी इसमें सेल्फ हेल्प ग्रुप जो होते हैं, सहकारी संघ बनाने की, प्रमोट करने के लिए, स्वरोजगार के लिए स्किल देने की बात इन सब में की गई थी। PM किसान है, जहाँ पर 6,000 रुपये साल में दिया जाता है। रायतु बंधु स्कीम है तेलंगाना की, ये भी 4,000 रुपये पर हेक्टेयर के, 4,000 रुपये जो है एग्रीकल्चर के हिसाब से पर हेक्टेयर या फिर पर एकड़ है, आप देख लेना। इसके आधार पर जो है ये सीधी कैश स्कीम है, तो चाहे फसल जैसी भी हो, सीधे DBT किसानों को देते ही देते हैं। तो तेलंगाना सरकार, आपको पता है कि वहाँ पर
बहुत ही वो लोग एग्रीकल्चर को प्रमोट करते हैं, तो वो सीधे खेती के आधार पर जो है सीधे पैसे देते हैं, ना कोई इंश्योरेंस ना कोई सर्वे, कुछ करने की जरूरत नहीं है, सीधे पैसे दो। उसके बाद इंदिरा गांधी देखो ओल्ड एज पेंशन स्कीम थी, ये बहुत ही अच्छी स्कीम है, बहुत सक्सेसफुल स्कीम थी। 60 साल से ऊपर वाले लोगों को कुछ 200 रुपये से 300 रुपये के बीच में जो प्रति महीने ऐसे पैसे दे रही थी ताकि भूख की स्थिति में ना रहें, ठीक है ना। गरीबी इतनी ज़्यादा थी और परिवार से ऐसे लोगों को, बूढ़े लोगों को बाहर निकाल देते थे, तो उनको पोस्ट ऑफिस से पैसे मिल जाते थे। फिर पीडीएस है, पीडीएस को हमने बहुत डिटेल में समझाया अलग से, अगर आपको समझना है तो वो हमारी फूड सिक्योरिटी और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो है हमने बताया हुआ है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, उसकी वीडियो आप देख के डिटेल में समझ सकते हैं, ठीक ना। तो मैंने ये बता चुका हूँ कि ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी जो इंडेक्स है, जो यूएनडीपी रिलीज करता है, यूएनडीपी ने बताया था कि भारत में 2005 से 15 के बीच में लगभग 27% नहीं है, 27 करोड़ के आसपास है, ठीक है ना। तो 27 करोड़ है, इसको ठीक करना, 27 करोड़ लोग हैं लगभग ये पॉवर्टी से, इसको फिलहाल लेना ही परसेंट नहीं है, करोड़ है, ठीक ना। तो 27.5 करोड़ के आसपास लोग जो है ये 10 सालों में भारत में गरीबी रेखा से बाहर आए, तो इसलिए जो वर्ल्ड बैंक ने हमारी बहुत तारीफ की थी। और यूएनडीपी जो है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, वो इस क्षेत्र में काम करता है। एक वर्ल्ड पॉवर्टी क्लॉक है जो हर मिनट और हर घंटे के हिसाब से स्थिति को दर्शाती है, और वर्ल्ड पॉवर्टी क्लॉक कहती है कि भारत में लगभग 44 इंडियन जो है हर मिनट में गरीबी से बाहर आते हैं। तो ये डेटा भी मीन्स वगैरह में स्टैटिक वाला पोर्शन में लिखने के लिए आपके लिए बहुत उपयोगी हो सकता है। लेकिन देखो अब भी ब्रॉडर पर्सपेक्टिव की जरूरत है। अगर आप इसका एक बैलेंस आंसर लिखो तो ये डेटा और ये थ्योरी और ये सब चीजें, सॉल्यूशन इनिशिएटिव ठीक है, लेकिन गरीबी का जो पैमाना है उसको भी थोड़ा सा बड़ा करने की जरूरत है। अभी हम देखो खाना, हम देख रहे हैं कि खाना है भाई, कैलोरी में देख लो कि इतना कैलोरी मिल रहा है, तो वो ठीक है, ठीक है ना। कुछ पैसों की बात कर दी कि मंथली आप प्रतिदिन इतना कमा लेते तो वो ठीक है, लेकिन ये काफी नहीं है। जरूरी नहीं है कि गरीबी रेखा ये है और अब यहाँ पर जो है लोग खड़े हुए हैं तो उनको हम मानेंगे, सॉरी, ठीक है। तो मान लो ये गरीबी रेखा है, तो ये नहीं है कि आप उसको तभी अच्छा माना जाएगा कि आदमी यहाँ है तो हम बहुत खुश हैं, गरीबी रेखा के ऊपर आ गया है वो, ठीक है ना। क्योंकि बहुत बड़ी पॉपुलेशन जो है, लगभग 3% जनसंख्या जो होती है वो गरीबी रेखा पर ही बैठी होती है। ऐसा एक सर्वे आया था कि भारत में चिकित्सा सेवाएं इतनी महंगी हैं कि अगर ऐसे लोग जो होते हैं, अगर वो इलाज करा लेते हैं भारत में, मतलब बीमार हुए और एक बार परिवार में कोई बीमार हो गया तो वो गरीबी रेखा से नीचे जाते हैं। फिर 3% ऐसे लोग ऐसे होते हैं जो गरीबी रेखा बस बिल्कुल पकड़ के ही बैठे रहते हैं। तो गरीबी का ये पैमाना जो है बहुत छोटा है और बचकाना, इस पैमाने को बड़ा करने की जरूरत है। तो जैसे कि HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, तो वहाँ पर वो शिक्षा, एजुकेशन, चिकित्सा है ना, आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी, आपकी जीवन निर्वाह कितना है, उन सब चीज़ों को देखते हैं। तो ये बड़े पैमाने, ये अच्छे जीवन की बात करते हैं। जेंडर इनइक्वालिटी की बात करो आप, अब ये देखो कि महिला और पुरुष में स्थिति में बहुत अंतर तो नहीं है, क्योंकि केवल रहना, जिंदा रहना काफ़ी नहीं है, ठीक है ना। इसका पैमाना को ग्लोबल हंगर इंडेक्स है, तो हमने अपने SDG जो 2030 तक फुल करने, उसमें भी ये बात की गई है कि देखो नो पॉवर्टी, जीरो हंगर, तो उन सबको हमको 2030 तक अचीव करना है। लेकिन जो पर्सपेक्टिव है थोड़ा ब्रॉड होना चाहिए, केवल ये नहीं कि हम उनको भरपेट खाना दे रहे हैं और इन आवश्यकताओं को पूरा कर पा रहे हो आप, कि मान लो कि 33 रुपये एक दिन में आप कमा रहे हो, तो वो क्या लाइफ है, वो क्या एक सम्मानपूर्ण लाइफ नहीं है, वो आप केवल जिंदा रह रहे हो। आप कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे, या कैलोरी में आपने बता दिया कि इतना खाना खाना है शहरी और ग्रामीण स्तर पर, तो इस पैमानों को बड़े करने की जरूरत है। तो ह्यूमन डेवलपमेंट की बात करो आप, ठीक है ना, कि आप शिक्षा की बात करो, स्कूलिंग ईयर कितनी की है, ठीक है ना, चिकित्सा की बात करो कि हर किसी को कम से कम प्राइमरी जो हेल्थ सर्विसेज हैं PH वो मिल पा रही हैं कि नहीं मिल पा रही हैं, कोई खाना के लिए जो है फूड सेफ्टी है कि नहीं है, PDS का पूरा लाभ मिल पा रहा है कि नहीं मिल पा रहा है। इन सब चीज़ों को मिला के जो है ये आप इसका कंप्लीट आंसर लिख सकते हो। मुझे लगता है कि जो चीज़ हमने समझी वो आपके लिए हेल्पफुल रही होंगी। हमने हर एस्पेक्ट को कवर करने की कोशिश की और जो जितना ज़्यादा से ज़्यादा डेटा और स्टैटिक्स मिल सकता था उसको हमने इसमें डाल दिया है। आप सबको एक जगह लिख के इसको उपयोग करना, एग्जाम्स में लिखना और इसके आंसर से लिख के देखना, मुझे लगता है कि आपके लिए बहुत बहुत हेल्पफुल होगा। थैंक यू सो मच। कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर देना, और आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए ऑल द बेस्ट।